Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत सरकार के दो मंत्री यानी कि मोदी सरकार के दो मंत्री और विपक्ष के तीन नेता जिनका कि एक स्पाईवेयर यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है किसी भी कन्वर्सेशन को टैप करने के लिए, यानी कि इजराइल की कंपनी है जिस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, जिसके जरिए इन हाई प्रोफाइल मंत्री, विपक्ष के नेता, जजेस और इसके अलावा पत्रकारों के फ़ोन टैप किए गए। आखिर क्यों टैप किए गए, ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करता है और इसके पीछे का मकसद क्या है और कौन इसे टैप करता है, तो ये सारे मुद्दे हैं जो एक तरह से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और ये उछाल पर आ गया है। लेकिन आप कहेंगे कि इस मुद्दे का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ। स्नूपिंग और फ़ोन टैपिंग तो इतिहास में होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल गई है। यानी कि व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ोन टैपिंग या सॉफ्टवेयर के ज़रिए फ़ोन टैपिंग, इससे पहले भी फ़ोन टैपिंग होते रहे हैं। तो फिर ये मामला क्यों सुर्खियों में है? मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि जो खबरें आ रही है और जो इन्वेस्टिगेशन कई सारे जो न्यूज़पेपर और कई सारे दुनिया भर के करीब 16 ऐसे प्रतिष्ठानों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, खास करके उन 50,000 जो कॉल्स हैं उनमें से जो फ़ोन कॉल टैप किए गए हैं उनमें से, तो उनमें जो आश्चर्यजनक बात आई है कि मोदी सरकार अपने ही मंत्रियों का फ़ोन टैप करा रही है। अब कहेंगे कि इसमें भी क्या आश्चर्य की बात है, इंदिरा गांधी तो ये कराती थी, अपने ही मंत्रियों का फ़ोन टैप कराती थी। तो निश्चित रूप से इंदिरा गांधी के ज़माने में फ़ोन टैपिंग जो होता था वो जो होम मिनिस्ट्री जिस तरह से फ़ोन टैप करती है, क्योंकि उस ज़माने में उस तरह के टेक्निक्स और उस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं था। लेकिन अब जो है वो बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी एक तरह से आपके फ़ोन पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आपका फ़ोन एक तरह से टैप होना शुरू हो जाएगा। आपके वीडियो, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। तो क्या है आखिर मामला और किस तरह से ये कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है, सरकार की मुश्किलें क्या बढ़ सकती है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात स्नूपिंग फ़ोन कांड की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये क्यों सुर्खियों में है और इसकी सुर्खियों के मतलब क्या हैं। जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो इजरायली सॉफ्टवेयर है, इजराइल की एक कंपनी है जो इस सॉफ्टवेयर को बनाती है और ज़्यादातर दुनिया के मुल्कों में जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर बेचती है। वो किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं बेचती। इस कंपनी का दावा है कि वो ज़्यादातर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं दुनिया भर के करीब 40 ऐसे देशों में इस कंपनी का कारोबार चल रहा है, जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जिसमें कि अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो IB, इसके अलावा ढेर सारे जो भारत सरकार के जो उपक्रम हैं, इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, NIA, ये सारी एजेंसियां इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि जब 2019 में ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो सरकार ने इसका खंडन किया था कि सरकार किसी भी तरीके से किसी का भी फ़ोन टैप करा रही है। लेकिन सरकार ने ये एडमिट किया था कि 10 ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो कि किसी अपराधी का या फिर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड का या किसी भी सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, उनका वो फ़ोन टैप करती है, उनकी फ़ोन की वो सर्विलेंस करती है और उनकी कन्वर्सेशन को वो एक तरह से रिकॉर्ड करती है। लेकिन सवाल है कि ये उन लोगों का फ़ोन टैप होता है या उन लोगों का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे हैं। अब सवाल है कि सरकार यानी कि मोदी सरकार अपने ही अगर मंत्रियों का फ़ोन टैप करा रही है, विपक्ष के नेताओं का फ़ोन टैप करा रही है, जो कि इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, तो ये एक नया बवंडर, एक नया पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर सकता है और खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें करीब 40 ऐसे पत्रकार हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के, अलग अलग अखबारों के, जिनके की फ़ोन टैप यानी कि सर्विलेंस पे रखे गए थे और उनके टैप फ़ोन हुए हैं 2017 से 2019 के बीच में। अब ये सवाल है कि ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी और ये जो खबर आई वो कैसे आई। तो पेरिस की एक संस्था है जिस संस्था का नाम है फॉरबिडन स्टोरीज़, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार की संगठन है, इनके पास करीब 50,000 फ़ोन कॉल की एक लिस्ट है जो कि दुनिया भर के इन्होंने ढेर सारे यानी कि 16 ऐसे प्रतिष्ठानों के साथ में जो न्यूज़पेपर हैं, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन जैसे अखबार हैं, उन सब के साथ में शेयर किया और उन सब 16 संस्थानों ने इन फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन किया, जो जांच की। उसमें भारत के तकरीबन 300 ऐसे लोग हैं जिनका फ़ोन कॉल
टैप किया गया है, उनके फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड में रखा गया है और उनकी जो बातचीत है वो सुनी गई है। अब इसमें भारत सरकार के 2 मंत्री हैं और भारत सरकार अपने ही मंत्रियों को का फ़ोन टैप क्यों करा रही है, विपक्ष के नेता हैं उनका फ़ोन टैप क्यों किया जा रहा है, ये सारे सवाल अगले आने वाले कुछ दिनों में उभरेंगे। लेकिन अगर दर्शक आप जानना चाहेंगे कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इस तरह की जो जांच और इस तरह की स्नूपिंग की बात हो रही है, नहीं, इससे पहले भी अगर आप जो आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे एम.के. धर, उनकी किताब ओपन सीक्रेट को पढ़ें तो एम.के. धर कहते हैं कि ये इंदिरा गांधी के ज़माने में ही इंदिरा गांधी ने इस परंपरा को शुरू किया था। इंदिरा गांधी अपने ही गवर्नर, अपने ही मंत्रियों का फ़ोन टैप किया करती थी और वो फ़ोन टैपिंग की जो संविधान में व्यवस्था है कि होम मिनिस्ट्री यानी कि होम सेक्रेटरी ऑथराइज होता है किसी व्यक्ति को के फ़ोन को टैप करने के लिए और उसकी एक रिक्वेजिशन देनी होती है और वो रिक्वेजिशन अगर सिक्योरिटी एजेंसियां होम डिपार्टमेंट को भेजती हैं, होम मिनिस्ट्री को भेजती हैं, तो उनके अनुमोदन के बाद, उनके इंस्ट्रक्शन के बाद वो फ़ोन टैप किया जाता है। इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ और उसके बाद कुछ ऐसे चर्चित किस्सों का हम जिक्र करते हैं। थोड़े दिन पहले यानी कि साल 1.5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रशेखर के ऊपर, जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर एक लिखी हुई किताब का विमोचन कर रहे थे, तो उन्होंने किस्सा सुनाया। उन्होंने किस्सा सुनाया कि चंद्रशेखर की जो सरकार गई, चंद्रशेखर को इस्तीफा जो देना पड़ा था, वो भी एक सर्वेलेंस और स्नूपिंग के मसले पर राजीव गांधी ने उनकी सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। तो चंद्रशेखर चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी को गुरुजी कहते थे और उन्हें बड़ा सम्मान देते थे और हर जानकारी की सूचना वाजपेयी को दिया करते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ नागपुर में एक कार्यक्रम के लिए गए थे और वो अभी पहुँचे नहीं थे और चंद्रशेखर ये सूचना वाजपेयी को देना चाहते थे कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा के पटल पे उन्होंने इसका उद्बोधन दिया है कि वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी अभी लैंड नहीं किए थे और नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम के संचालक थे उस ज़माने में, तो नरेंद्र मोदी के पास फ़ोन था, तो जब चंद्रशेखर ने फ़ोन किया तो नरेंद्र मोदी के पास वो कॉल गया। तो चंद्रशेखर ने कहा कि गुरुजी को ये खबर दे दीजिएगा कि जैसे ही गुरुजी आए, यानी कि वाजपेयी, कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो चंद्रशेखर जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनको भी जो इस्तीफ़ा देना पड़ा था वो स्नूपिंग कांड के जरिए देना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस उस सरकार को सपोर्ट कर रही थी और कांग्रेस के ढेर सारे जो सांसद थे वो चंद्रशेखर की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन राजीव गांधी ने एक मसला उठाया कि हरियाणा पुलिस के 2 जवान जो हैं वो 10 जनपद यानी कि जहाँ पे राजीव गांधी रहा करते थे उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। और वो 2 जो हरियाणा पुलिस के जवान थे वो किसके कहने पर निगरानी रख रहे थे? वो चूँकि ओम प्रकाश चौटाला उस समय के मुख्यमंत्री थे और चौटाला की सरकार और चंद्रशेखर की सरकार दोनों उस गठबंधन में शामिल थे और चौटाला हरियाणा की जो पॉलिटिक्स थी उसके रिगार्डिंग, उसके मद्देनज़र 2 पुलिस के जो जवान थे वो प्लेन क्लोथ में यानी कि सादे वस्त्र में राजीव गांधी के घर के आसपास मंडरा रहे थे। जो आईबी के ढेर सारे जो ऑफिसर होते हैं वो इसी तरह की जासूसी करते हैं। अगर दिल्ली में आप पीटीआई की जो बिल्डिंग है उसके आसपास भी चले जाएं, और संसद सत्र के दौरान हम लोगों ने कई बार इसका सामना किया है कि सादे वस्त्र में कई सारे जो ऑफिसर होते हैं उन अड्डों पर मौजूद रहते हैं, जैसे कि जो प्रेस काउंसिल, जो प्रेस क्लब जहाँ पे है, वहाँ पे पीटीआई की बिल्डिंग जहाँ पे जर्नलिस्ट का जमावड़ा होता है, वहाँ पे वो सादे वस्त्र में कई बार उनकी खबर, वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर स्नूपिंग करते हैं। तो वैसे ही हरियाणा पुलिस के जो जवान थे, जो सीआईडी के ऑफिसर थे, वो 10 जनपद के बाहर स्नूपिंग कर रहे थे और उन कांग्रेस के एक नेता जो उस समय राजीव गांधी के करीबी थे, जब राजीव गांधी उन्होंने खबर दी तो राजीव गांधी ने ये तय किया कि चंद्रशेखर की सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया जाए। हालांकि चंद्रशेखर और राजीव गांधी के जो डिफरेंसेस थे वो कुछ और मसलों को लेकर थे, लेकिन राजीव गांधी को लगा कि ये सबसे बढ़िया मौका है और इस तरह से चंद्रशेखर की सरकार गई। सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, मगर अगर आपको याद होगा कि रामकृष्ण हेगड़े जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट नेता थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री होने के बाद 2 बार मुख्यमंत्री के बाद ये माना जा रहा था कि अगर गैर कांग्रेसी दलों के बीच में से कोई ऐसा नेता जो ईमानदार नेता, जिसकी छवि बहुत अच्छी है, वो प्रधानमंत्री के रूप में एक उसका दावेदार हो सकता है, तो रामकृष्ण हेगड़े थे। लेकिन चूंकि उस समय जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे उन्होंने आरोप लगाया
रामकृष्ण हेगड़े पर कि कर्नाटक के ढेर सारे जो विपक्ष के नेता है उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है। हालांकि रामकृष्ण हेगड़े ने इसका खंडन किया, लेकिन चूंकि राजनीतिक प्लॉट इतने बेहतर ढंग से सजाया गया था कि संसद में जो उस समय के गृह मंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उन्होंने अगले दिन संसद में ये टेस्टिमोनी दिया कि हाँ, गृह मंत्रालय को ये खबर है, और गृह मंत्रालय का जो पूरा रिकॉर्ड था उन्होंने चिट्ठी लाकर संसद के टेबल कर दिया कि 50 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनका की फ़ोन टैप कर्नाटक में हो रहा है, और वहाँ का जो गृह मंत्रालय है उसके निर्देश पर ये फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। उसके बाद रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा, और रामकृष्ण हेगड़े का करियर हालांकि उसके बाद काफ़ी डवाडोल हुआ। अगर आप याद करें 1990 और 2000 के बाद का दशक, तो प्रणब मुखर्जी जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में, 2011 में उन्होंने उनके जो कमरे थे, उनका जो ऑफिस था नॉर्थ ब्लॉक का, उनके कमरे में ढेर सारे च्युइंगम जैसे ऐसी स्टिकिंग ऑब्जेक्ट थे उनके ऑफिस के, उनके दरवाजे के आसपास। और प्रणब मुखर्जी ने ये आरोप लगाया कि उनका ऑफिस जो है उसमें बग फिक्स कर दिए गए हैं उनकी स्नूपिंग करने के लिए। प्रणब मुखर्जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी, और बाद में आईबी ने जांच में ये पाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये संशय के बादल छटे नहीं कि प्रणब मुखर्जी की वास्तव में एक तरह से उनकी बगिंग हो रही थी या नहीं। बाद में विपक्ष के नेता अरुण जेटली 2013 में उनके ऊपर भी अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि उनका जो CDR है, यानी कि कॉल रिकॉर्ड जो है, वो डिटेल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हैक किए गए हैं, और उस हैकिंग के पीछे दिल्ली पुलिस के कुछ पूर्व अधिकारी, और चूंकि अरुण जेटली उस समय विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में और मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर ढेर सारे आरोप लगा रहे थे, तो एक तरह से कहीं आरोप लग रहा था कि कहीं मनमोहन सिंह सरकार तो अरुण जेटली की स्नूपिंग नहीं कर रही है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि खुद कुछ बीजेपी के नेता ही शामिल हैं अरुण जेटली के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड को हैक करने में, और उनके कॉल डिटेल्स और उनकी कन्वर्सेशन को जानने में, सुनने में। तो इस तरह से जो स्नूपिंग और फ़ोन कॉल को हैक करना, उसको रिकॉर्ड करना, ये कोई नया मसला नहीं है, ये इससे पहले भी इतिहास में होता रहा है। लेकिन इस समय ये मामला इसलिए कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि ये आरोप व्हाट्सएप ने 2019 में व्हाट्सएप के ऊपर लगा था कि व्हाट्सएप करीब 1400 ऐसे फ़ोन कॉल डिटेल और व्हाट्सएप के जो मैसेजेस का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पेगासस के ज़रिए ये स्नूपिंग हुई है, और जिसमें कि मानवाधिकार कई सारे कार्यकर्ता हैं और कई सारे जो कार्यकर्ता जेल में बंद थे उनकी भी स्नूपिंग हुई है। हालांकि बाद में जो हाईकोर्ट की जो रिजॉइंडर थे उसमें व्हाट्सएप ने इस बात का खंडन किया, लेकिन अमेरिका में जो एक लॉ सूट फाइल की गई थी उसमें व्हाट्सएप ने इस बात को एडमिट किया गया कि पेगासस के ज़रिए ढेर सारे ऐसे जो कार्यकर्ता थे, ढेर सारे जो एक्टिविस्ट थे, उनके फ़ोन कॉल को हैक किया गया, उनके कॉल रिकॉर्ड को एक तरह से रिकॉर्ड किया गया है। अब ये ताज़ा मामला है। अब इस ताज़े मामले के बाद कंट्रोवर्सी किस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ही ये मामला सामने आएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये एक विचित्र स्थिति होगी कि अपने ही मंत्रियों के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने की सरकार को क्या ज़रूरत आन पड़ी, विपक्ष के नेताओं की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, जर्नलिस्टों के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का, वहाँ के न्यायमूर्ति का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। तो मोदी सरकार के सामने एक और बड़ा सवाल। लेकिन पहले के ज़माने में जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होते थे वो सॉफ्टवेयर उतने प्रभावशाली नहीं थे। वो एक तरह से जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होते थे, स्नूपिंग होती थी, वो तरह तरह की मैकेनिज़्म के ज़रिए होती थी, और ख़ास करके जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो रिकॉर्ड करती थी। लेकिन अब जो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है, जो स्पाईवेयर है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। वो आपके फ़ोन पे अगर उसका लिंक आ गया और या फिर उसका मिस कॉल भी आ गया, और हो सकता है कि आप डिटेक्ट न कर पाएँ और उसके कॉल रिकॉर्ड भी नहीं रहते हैं, और आपके सारे डेटा, आपके सारे फ़ोटो, आपके सारे वीडियो और आपकी सारी कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास चला जाएगा या फिर सरकार के पास चला जाएगा। शंकर अनिमेश, प्रिंट।